हूं विनय सिंह। आज मैं आप लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस लेकर आया हूं, जो क्लास 12th यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस होता क्या है। रूल बाय रूल चलेंगे, ये पूरा वीडियो रहेगा, इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहते किसे हैं। ठीक है, तो देखते हैं। दिए गए वाक्य का बिना अर्थ बदले रूप बदलना व बनावट बदलना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहलाता है। यह है भैया परिभाषा किसकी? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस की। क्या है? दिए गए वाक्य का बिना अर्थ बदले रूप बदलना व बनावट बदलना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहलाता है। मतलब अगर कोई वाक्य है, आप उसका रूप बदल दो, बनावट बदल दो, लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो, उसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। अगर किसी ने आपसे पूछा तब, जैसे एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने कहा राम इज ए गुड बॉय। मैंने कहा राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। अब इसको मुझे बदलना है ट्रांसफॉर्मेशन में। तो मैंने परिभाषा क्या बताया? रूप बदले, बनावट बदले, लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो। तो देखते हैं, मैंने लिखा राम इज नॉट ए बैड बॉय। ध्यान समझना भैया। अब बताइए, मैंने अपने मन से नॉट लगाया, बैड भी लगाया, मतलब इसका क्या है? इसका रूप कुछ और था, इसका रूप कुछ और हो गया। इसकी बनावट कुछ और थी, इसकी बनावट कुछ और हो गई। बदली ना, लेकिन एक चीज नहीं बदला। क्या? इसका अर्थ। क्या अर्थ है? देखिए, राम एक अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है, यही है, राम एक अच्छा लड़का है। और नीचे क्या कह रहा है? राम एक बुरा लड़का नहीं है। अब आप ही बताइए कि ऊपर कह रहा है राम एक अच्छा लड़का है और नीचे कह रहा है राम एक बुरा लड़का नहीं है। अच्छा, जब बुरा नहीं है मतलब अच्छे ही है। रूप बदला, बनावट बदली, लेकिन अर्थ नहीं बदला। तो बेटा यही है आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ठीक, ये तो बात हो गई किसकी? परिभाषा की। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि किसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ठीक है, रूप बदलना है, बनावट बदलनी है, लेकिन अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें रूल नंबर 1 में चलते हैं। रूल नंबर 1 में क्या है? एडवर्ब टू को हटाकर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस बनाना। मतलब अब हमें एडवर्ब टू को हटाना है और क्या बनाना है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस बनाना है। तो इसके कुछ नियम होने चाहिए। सर टू तो आएगा, चलो हम मानते हैं, बट उसका हम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे बनाएंगे? तो बेटा ध्यान से समझना कैसे बनता है। पहला है टू के स्थान पर सो का प्रयोग करते हैं। मतलब जहां आपको टू दिखे वहां आपको सो लगाना है। कब? जब आप ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे तब। ठीक, मतलब टू के जगह पे आपको सो का प्रयोग करना है, बस इतने आपको केयर करना है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, आए हुए एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग करते हैं।
मतलब भैया कि जो वहां एडजेक्टिव रहेगा, जो विशेषता बताएगा, उसके बाद आपको किसका प्रयोग करना है? दैट का प्रयोग करना है। किसका? दैट का प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं। मैंने कहा ही इज टू वीक टू वॉक। ठीक, ये हो गया आपका सेंटेंस, ही इज टू वीक टू वॉक। अब इसको हमें बदलना है किसमें? ट्रांसफॉर्मेशन में। अब देखिए टू का प्रयोग हुआ है, तो इतना तो हम जान गए हैं कि अब टू के स्थान पे हम सो लगा सकते हैं, और वीक माने क्या है? कमजोर। तो ये क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है, मतलब एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के बाद हम क्या लगा देंगे? यहां दैट लगा देंगे। तो मतलब यहां तक तो मामला समाप्त हो जाएगा। अब बचा क्या? टू वॉक। अब बताओ, जो दैट है ये तो कंजक्शन है, जब भी लगता है तो दो वाक्यों के बीच में लगता है, तो एक वाक्य तो हमारा समाप्त हो गया। अब दूसरा तो हमें शुरू करने वाले हैं। अब शुरू करने वाले तो हैं, तो लेकिन वहां सब्जेक्ट तो तुम्हें जरूरत पड़ेगी कि नहीं? किसकी? सब्जेक्ट की। अब यहां सब्जेक्ट तो है नहीं, तब क्या करें? तो ध्यान समझना कि यहां उसी सब्जेक्ट को लिखते हैं जो शुरू में आया रहता है। वहां उसी सब्जेक्ट को लिखते हैं जो शुरू में आया रहता है। बस इतना केयर करना है कि यहां लड़के का नाम है तो ही लिखते हैं, और लड़की का नाम है तो सी लिखते हैं। जैसे ही है तो हम यहां ही लिख सकते हैं, आई है तो आई लिख सकते हैं, लेकिन अगर नाउन है तो नाउन के बाद क्या लिखेंगे? प्रोनाउन लिखते हैं। ठीक, जैसे राम है तो यहां ही, अगर सीता है तो सी, लोग हैं तो दे, और कोई वस्तु है तो इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इतना माइंड में बैठा लेना। तो तीसरा नियम यही है, दूसरे वाले वाक्य में उसी सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसी सब्जेक्ट को लिखते हैं जो पहले वाले वाक्य में रहता है। मतलब हम उसी सब्जेक्ट को लिखेंगे जो शुरू वाले वाक्य में रहता है, उसी सब्जेक्ट को हम दूसरे वाले में भी क्या करेंगे? लिख लेंगे। ठीक है, अब जैसे यहां ही है तो वहां भी हम क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। अगर यहां यू होता तो यहां भी हम यू लिखते। ठीक, अब एग्जांपल पूरा समझा रहे हैं। और चौथा नियम है, यदि पहला वाक्य प्रेजेंट टेंस में है। किसमें भैया? प्रेजेंट टेंस, माने अगर इज एम आर आया है। क्या आया है? इज एम आर आया है पहले वाले वाक्य में, तो दूसरे वाले वाक्य के सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कैन नॉट। और अगर वही वाज वर आया है, मतलब पास्ट टेंस में आया है, तो आपको वहां सब्जेक्ट के बाद कुड नॉट का प्रयोग करना है। इतना आप माइंड में बैठा लीजिएगा। अगर पहले वाले वाक्य में इज एम आर आया है तो दूसरे वाले में कैन नॉट, अगर वाज वर आया है तो कुड नॉट। ठीक, इतना आपको करना है। अब जैसे यही एग्जांपल समझ लेते हैं। चलिए, अब इसको हमें किससे बनाना है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में। ठीक है, देख लीजिए, टू आया है, अब हमें यही है टू को हटाकर क्या बनाना है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस बनाना है। तो देखते हैं, टू के स्थान पे क्या लगाएंगे? सो। पहले वहां तक चलते हैं, तो क्या होगा? ही इज, अब टू की जगह भैया सो। सही है। अब बताइए, आए हुए एडजेक्टिव के बाद, यही है एडजेक्टिव तो मतलब लिख लीजिएगा। अब इसके बाद क्या लगाएंगे बेटा? दैट। हम लगा दिए क्या? दैट। हो गया, एक समाप्त हो गया। अब हमें यहां से शुरू करना है। अब यहां कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो देखो तीसरा, दूसरे वाले वाक्य में उसी सब्जेक्ट को लेते हैं जो भैया पहले वाले वाक्य में आया है। तो देखो पहले वाले वाक्य में क्या है? ही आया है, तो हम भी यहां क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। अगर यहां यू आता तो हम भी यू लिखते, अगर राम आता तो ही लिखते, सीता आती तो सी लिखते, लोग आते तो दे लिखते, और अगर कोई वस्तु आती तो इट लिखते, क्योंकि नाउन के बाद सीधा प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब चौथा देखो, यदि पहला वाक्य प्रेजेंट टेंस में है, मतलब अगर इज एम आर आएगा तो कैन नॉट, और अगर वाज वर आएगा तो कुड नॉट। तो देखो इज आया मतलब कैन नॉट, अब क्या बचा? वाक। अगर यही वाज आता तो यहां कुड नॉट हो जाता। ठीक है,
अब देखो रूप बदला, बनावट बदली, लेकिन इसका अर्थ नहीं बदला। कह रहा है ही इज टू वीक, वह इतना कमजोर है, टू वॉक, वह चल नहीं सकता। तो वही ये भी कह रहा है ही इज सो वीक, वह इतना कमजोर है, दैट की ही कैन नॉट वॉक, वह चल नहीं सकता है। तो बेटा ये था आपका रोल नंबर 1, एडवर्ब टू को हटाकर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस बनाना। ठीक है, अब आते हैं रोल नंबर 2 पे। बेटा इसमें रूल ही है, 1 बाय 1 पढ़िएगा इसको, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाने वाले हैं हम। ठीक है, तो रूल नंबर 2 पे चलते हैं, देखते हैं रूल नंबर 2 क्या कहता है, देखते हैं। यदि वाक्य का कर्ता निर्जीव हो या इट हो तो वाक्य में आए हुए फॉर मी को आई में बदल देंगे, फॉर हिम को ही में बदल देंगे, फॉर हर को सी में, फॉर अस को वी में, फॉर यू को यू में, उसके बाद फॉर देम को दे में बदल देते हैं। ये है आपका रूल नंबर 2। मतलब यदि वाक्य का कर्ता निर्जीव हो या इट हो तब, और उसमें क्या आए रहे ये जरूर आएंगे, फॉर मी, फॉर हिम, फॉर हर, फॉर हर। मैं ये नहीं कर रहा हूं सब साथ में आएंगे, कोई ना कोई आएगा जरूर। अगर ये आएंगे तो इनको इनमें क्या करना है, बदल देना है। मान लगाओ कि अभी जब रूल नंबर 1 में दूसरे वाले वाक्य में सब्जेक्ट नहीं था, तो शायद हमने पहले का सहारा लिया था, अब हमें सहारा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी वहां पे रहेंगे, बस इनको क्या करना, लगा देना है। बाकी हमारा पुराना नियम वही चलता रहेगा। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल से, द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। ठीक, करा द ट्री इज टू हाई, पेड़ इतना ऊंचा है, फॉर मी मेरे लिए, टू क्लाइंब चढ़ने के लिए, या चढ़ नहीं सकता, यही है ना। अब बताइए इसको मुझे बदलना है किसमें, ट्रांसफॉर्मेशन में बदलना है। अब नियम तो हमारा जो पुराना है वही चलेगा। क्या नियम है, यदि वाक्य का कर्ता निर्जीव हो, तो देखो भैया ट्री क्या है, निर्जीव है। अब आप सोचेंगे सर पेड़ तो सजीव है बेटा, तो बेटा आप बायो पढ़ो, विज्ञान पढ़ो, उसमें आप सजीव मानते हैं, हम तो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो ये वस्तु में आ जाएगी, तो ये तो निर्जीव ही है ना, इंग्लिश में तो हम इसे निर्जीव में ही लेंगे। हाँ विज्ञान में ये सजीव है, मैं भी मानता हूं, कक्षा 9 में पाठ था पहले, प्लांट्स आल्सो ब्रीथ एंड फील, मतलब पौधे भी सांस लेते हैं और अनुभव करते हैं, मैं भी मानता हूं, बट इंग्लिश में तो इन्हें निर्जीव माना जाएगा। ठीक, तो क्या होगा देखिएगा, द ट्री इज, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब टू की जगह बेटा सो, अभी मैंने पीछे बताया, और हाई की जगह हाई। अच्छा हाई क्या है, एडजेक्टिव है, और आए हुए एडजेक्टिव के तुरंत बाद हम क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। अब यहीं तक मामला खत्म हो गया था, तो हमने पहले वाले से सब्जेक्ट उधार लिया था, अब हमें उधार लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां फॉर्मी पड़ा है, और फॉर्मी को किस में बदल देते हैं, आई में, तो हमने यहां क्या लिख दिया, आई। ठीक है, अब बताओ कैन नॉट की कुड नॉट, ये तो ये बताएगा। अब देखो इज लगा, मतलब इज एम आर मतलब प्रेजेंट टेंस, और अगर वाज वर पास्ट टेंस, तो अगर इज एम आर तो कैन नॉट, दिमाग रख लो, इज एम आर कैन नॉट, वाज वर कुड नॉट। ठीक, तो यहां हमने क्या लगाया, कैन नॉट क्लाइंब। ठीक है, ये है रूल नंबर 2। मतलब जो सब्जेक्ट आप इससे उधार ले रहे थे, अब इस रूल नंबर 2 में आपको उधार लेने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि ये वाले जो सब्जेक्ट हैं उसमें जरूर लगे रहेंगे। उनको लगाने के बाद बस यही देखना है कि इजेएमआर लगा है तो कैन नॉट लगा देना है, और अगर वाज वर लगा है तो वहां कुड नॉट लगा देना है। तो ये था आपका रूल नंबर 2। ठीक, अब आते हैं रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3,
देखते हैं, यदि वाक्य का कर्ता निर्जीव हो या इट हो तो उस वाक्य को पैसिव वॉइस में बनाते हैं। ठीक। अभी रूल नंबर 2 में भी वाक्य का कर्ता निर्जीव था, इट था, तो उसमें तो आपने फर्स्ट फॉर्म का यूज किया, लेकिन अभी मैंने यहां क्या कहा कि यदि वाक्य का कर्ता निर्जीव हो या इट हो तो किसमें बनाएंगे? पैसिव वॉइस में। कैसे कंफर्म करोगे? ध्यान समझना। अगर वाक्य का कर्ता निर्जीव है और सब्जेक्ट आया है तब तो भैया एक्टिव वॉइस में बना देना है। अगर एक्टिव वॉइस में बनाना है लेकिन सब्जेक्ट रहेगा तब। लेकिन वाक्य का कर्ता निर्जीव है और उसमें सब्जेक्ट नहीं आया है तब उस वाक्य को किसमें बनाना है? पैसिव वॉइस में बनाना है। तो दोनों एग्जांपल से देख लेते हैं किस में रहेगा एक्टिव वॉइस में और कब रहेगा पैसिव वॉइस में। ठीक है, जैसे देखते हैं, पहला, द सम वाज टू डिफिकल्ट फॉर हिम टू सॉल्व। ठीक। और दूसरा है द सम was too difficult to solve। ठीक। अब देखिए, इसमें भी वाक्य का कर्ता निर्जीव है और इसमें भी, दोनों में निर्जीव है। बस यही देखो कि किसमें सब्जेक्ट आया है, किसमें सब्जेक्ट नहीं आया है। जिसमें सब्जेक्ट आया है उसको पैसिव वॉइस में नहीं बनाना है, जिसमें सब्जेक्ट नहीं आया है उसको किसमें बनाना है? पैसिव वॉइस में बनाना है। पैसिव वॉइस माने उसमें आपको थर्ड फॉर्म लगा देना है। चलो देखते हैं, तो क्या है मेरा? द सम वाज, अब टू की जगह शो, ठीक है, डिफिकल्ट की जगह डिफिकल्ट। अब ये क्या है? कंजक्ट क्या लगाएंगे? दैट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, फॉर हिम सब्जेक्ट आया मतलब ही। अब देखो वाज लगा तो कैन नॉट की कुड नॉट, तो हम भी क्या लगाए? कुड नॉट। अब जब यहां सब्जेक्ट आया था तो शायद इसको पैसिव वॉइस में नहीं बनाना है तो हम भी क्या लिख दिए? सॉल्व। सही है, सब्जेक्ट आया था इसीलिए इसमें थर्ड फॉर्म का यूज नहीं हुआ। ठीक है, अब इसमें देखो, द सम वाज सो डिफिकल्ट। अब इसके तुरंत बाद क्या लगाएंगे? दैट। मतलब एडजेक्टिव के तुरंत बाद आपको कंजक्शन दैट का ही प्रयोग करना है। ठीक है, अब बताओ, यहां तक मामला खत्म हो गया। अब यहां कोई सब्जेक्ट है? नहीं है, तो हमारा पुराना नियम कि पहले वाले से उधार लें, तो उधार क्या ले? सम है, मतलब वस्तु है, और वस्तु का क्या होता है बेटा? इट होता है, तो हमने इट यहां पर लिख दिया। अब बताओ, वाज लगा है मतलब कुड नॉट। अब बताओ, एक्टिव वॉइस में कि पैसिव वॉइस में? सब्जेक्ट था तब तो एक्टिव वॉइस में था। अब देखो यहां सब्जेक्ट नहीं था, अब मतलब पैसिव वॉइस में। और आपको पता है, पैसिव वॉइस में पढ़ाया है कि अगर मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स का अगर हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उनके आगे बी का प्रयोग करके तब थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाई मी, तो मतलब यहां बी और उसके बाद सॉल्व का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? सॉल्व। मतलब सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो बी लगाने के बाद आपको थर्ड फॉर्म जरूर लगा देना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक और समझ लेते हैं, द हाउस इज टू कॉस्टली टू परचेज। ठीक है, अब देख लीजिए क्या होगा? द हाउस इज सो कॉस्टली दैट। अब देखो यहां सब्जेक्ट नहीं है तो इससे उधार लें तो क्या होगा? इट। अब बताओ, कैन नॉट की कुड नॉट, इज लगा मतलब कैन नॉट। अब बताओ, सब्जेक्ट नहीं था मतलब अब बी के साथ हमें क्या लगाना है? थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा? परचेज्ड। बस इतने दिमाग में लगाना है। फिर समझ लो, वाक्य का कर्ता निर्जीव है और सब्जेक्ट आया है तब तो एक्टिव वॉइस में, और वाक्य का कर्ता निर्जीव है, सब्जेक्ट नहीं आया है, तो बी लगाने के बाद थर्ड फॉर्म लगा देना है, मतलब उसे रखना है किसमें? पैसिव वॉइस में। मतलब रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 को आपको साथ में पढ़ना है।
ठीक, अब आते हैं रूल नंबर 4 पे। देखते हैं रूल नंबर 4। यदि वाक्य में टू का प्रयोग हुआ हो, यदि वाक्य में टू का प्रयोग हुआ हो और एडजेक्टिव का भी लेकिन इन्फिनेटिव का नहीं। अब ये कह रहा है रूल नंबर 4 कि टू का भी प्रयोग हुआ हो, एडजेक्टिव का भी हुआ हो, लेकिन इन्फिनेटिव का नहीं। जैसे बस इतना ही आया हो। अब इसका बनाना है ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, टू का भी प्रयोग हुआ है, एडजेक्टिव का भी हुआ है, लेकिन इन्फिनेटिव माने क्या, ये टू का प्रयोग नहीं हुआ हो और इसका ट्रांसफॉर्मेशन बनाना है तो कैसे बनाओगे, ये भी बात है, तो ध्यान से समझिएगा। पहला, टू को कंपैरेटिव डिग्री में रखते हैं। किस में रखते हैं बेटा? कंपैरेटिव डिग्री में। नहीं पढ़े हो तो हमारे चैनल पर जाओ, मैंने डिग्री पढ़ाया, उसमें देखो कि कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है। एडजेक्टिव में ER या मोर का प्रयोग करके हम कंपैरेटिव बनाते हैं, तो टू को हमें कंपैरेटिव में रख देना है। अगर जो बच्चा कंपैरेटिव नहीं पढ़ा उसके लिए सरल बना दे रहे हैं, जहां आपको टू दिखे ऐसे वाक्य, बस इतना याद, और टू ना आए, मतलब ये इन्फिनेटिव ना आए, तो टू की जगह केवल आप मोर लगा देना। बस टू की जगह क्या लगा देना? मोर लगा देना। जब दिमाग पे प्रेशर नहीं लेना है, केवल टू की जगह मोर लगा दो। क्या लगाओगे? मोर लगा दोगे बस। ठीक, टू की जगह मोर लगा दो जब ये टू का प्रयोग यहां न हुआ रहे तब। ठीक है। और दूसरा नियम है, आए हुए एडजेक्टिव के बाद देन का प्रयोग करते हैं। देन नहीं, देन, THAN यहां लिखे हैं, THAN का आप वहां प्रयोग करेंगे। कहां? एडजेक्टिव के बाद। दैट का यहां नहीं करना। दैट का प्रयोग तभी करना है जब ये टू लगा रहेगा तब। जब टू ये नहीं लगा रहेगा तो कंपैरेटिव में बदलने के बाद, मतलब सीधा मोर लगाने के बाद, आप यहां क्या लगाएंगे? देन लगाएंगे। और देन के बाद तीसरा नियम, देन के बाद या तो आप लिख दीजिए इट इज प्रॉपर। क्या लिखेंगे? या तो लिख दीजिए इट इज प्रॉपर, या सब्जेक्ट प्लस शुड बी। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस शुड बी। ये तो हो गया प्रेजेंट टेंस के लिए। किसके लिए? प्रेजेंट टेंस के लिए हो गया। और अगर पास्ट टेंस में रहेगा, किस में रहेगा? पास्ट टेंस में रहेगा, तो सब्जेक्ट के बाद आपको शुड हैव बीन लगा देना है। क्या लगा देना है? सब्जेक्ट के बाद शुड हैव बीन लगा देना है। चलो इसको ही देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? ही इज, अब टू की जगह सीधा मोर लगा दो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। फिर वीक, अब वीक हमारा एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव तुरंत बाद क्या लगाते? देन। अब देन के बाद अगर हम लगा दें इट इज प्रॉपर, सही हो गया। क्लियर? अगर मान लो आप इट इज प्रॉपर नहीं लगा रहे हो तो सब्जेक्ट के साथ शुड भी, तो सब्जेक्ट देखो क्या है? ही, तो आप भी ही लगा दो, और उसके बाद क्या है? शुड भी, हम भी लगा दिए शुड भी। क्लियर हो गया? या तो इट इज प्रॉपर लगाओ, या तो सब्जेक्ट के साथ शुड भी लगाओ। और अगर यही वाज हो जाता, अगर यही क्या होता? वाज होता, तो यहां शुड भी ना होकर शुड हैव बीन होता। तो ये था आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।